आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप सिटीजनशिप का पार्ट 6। हमने इससे पहले पार्ट 5 तक में क्या बात कर रखा था? हमने पार्ट 5 तक में बात कर रखा था कि हमारे पास क्या है, क्या तरीका है हम अपने आप को सिटीजनशिप बना सकते हैं इंडिया के। क्या-क्या तरीका है? हमारे पास तरीका है बाय डिसेंट, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन, और जो हमने टेरिटरी को एक्वायर किया है उसके थ्रू, उस टेरिटरी में जो भी लोग रहते हैं उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लॉस करने का भी तरीका हमारे पास है कि हम किस तरीके से इसको लॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हमने क्या कर रखा था, पिछले टॉपिक में हमने इसको कवर कर रखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे, ओसीआई देखेंगे। क्या देखेंगे ओसीआई में? जो ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप है उसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, और उसको उसमें क्या प्रोविजन है कि वो चीजें क्या हो जाए, आपका कैंसिल हो जाए, या ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये दोनों प्रोविजन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बात शुरू करते हैं कि इन सितंबर 2000 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज सेट अप ए हाई लेवल कमिटी ऑन द इंडियन डायस्पोरा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल एम सिंघावी। मीन्स एल एम सिंघावी के चेयरमैन एल एम सिंघावी के चेयरमैनशिप में क्या किया उन्होंने, एक एक कमेटी बनाई। क्या कमेटी बनाई? उस कमेटी में ये देखना था कि जो इंडियन डायस्पोरा था, इंडियन डायस्पोरा का क्या लेवल है, किस तरीके से चीजें चल रही है, इंडिया में जो भी लोग बाहर रह रहे हैं उसका क्या चीजें हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने द मैंडेट ऑफ द कमिटी वाज टू कंडक्ट ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा एंड टू रिकमेंड मेजर्स फॉर द कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद देम। इस कमेटी का क्या काम था? इस कमेटी का ये काम था कि जो भी ग्लोबल इंडियन है उसके ऊपर कम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है, उसके ऊपर क्या करना है, एक अच्छी तरीके से खोज करना है, और ये खोज करके बताना है कि हम किस तरीके से उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, एक भाईचारे का रिलेशन बना सकते हैं। ग्लोबल में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को हम किस तरीके से एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं, ये काम था मेनली उस कमेटी का। ठीक है, उसके बाद द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जनवरी 2002। इस कमेटी ने क्या करा, जनवरी 2002 में क्या किया, इस रिपोर्ट को सबमिट करा। उस रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया कमेटी ने? इट रिकमेंडेड द अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू प्रोवाइड फॉर ग्रांट ऑफ डुअल सिटीजनशिप टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्री। देखिए, इस कमेटी ने क्या करा, इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया? जनवरी 2002 में रिपोर्ट सबमिट किया। अब जनवरी 2002 में जब रिपोर्ट सबमिट किया तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या चीजें आई, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या रिकमेंड किया, रिकमेंड ये हुआ कि आप क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को अमेंड कीजिए, और उस अमेंडमेंट में क्या दीजिए, उस अमेंडमेंट में ये दीजिए कि हमारे देश में जो लोग हैं उसको डबल सिटीजनशिप मिलना चाहिए। ठीक है, एक जो पर्सन ऑफ ओरिजिन है, जो पर्सन्स ऑफ ओरिजिन है मीन्स जो इंडिया में ओरिजिन हुआ है, एक वो, और दूसरा उन लोगों को सिटीजनशिप दिया जाए जो कि दूसरे देश में रह रहे हैं, जो कि फॉरेन देश में रह रहे हैं, उनको भी एक सिटीजनशिप देना चाहिए। मीन्स हमें क्या करना चाहिए, हमें डुअल सिटीजनशिप के ऊपर काम करना चाहिए। ये रिकमेंडेशन था उस कमेटी का। ये कमेटी का रिकमेंडेशन कब आया आपका? जनवरी 2002 में आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की बात हुई, अकॉर्डिंगली द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 made provision for acquisition of overseas citizenship of India by the person of Indian origins of 16 verified country other than Pakistan and Bangladesh। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में अमेंड हुई। अब उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या बात हुई, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये बात हुई कि हम क्या कर सकते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को क्या कर सकते हैं, हम एक्वायर कर सकते हैं। कौन एक्वायर कर सकता है? जो पर्सन ऑफ ओरिजिन है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि इंडियन ओरिजिन में, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, वो क्या कर सकते हैं, इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कितने देशों में? लगभग 16 स्पेसिफाइड कंट्री, 16 स्पेसिफाइड कंट्री के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। एक्सेप्ट किसके अलावा? बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा। ये क्या कर सकते हैं, ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऐप ओसीआई को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी। जब ये बात होगी उसके बाद
इट आल्सो ओमिटेड ऑल प्रोविजन रिकॉग्नाइजिंग और रिलेटिंग टू द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप फ्रॉम द प्रिंसिपल्स एक्ट। ये सारे सिटीजन्स थे, ये सारे सिटीजनशिप एक्ट जो आए थे, या फिर जो भी कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, ये प्रिंसिपल एक्ट से आए थे। जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 था, उससे उसके जो प्रिंसिपल्स एक्ट थे वहां से आए थे। ये जो भी अमेंडमेंट आए थे, ये जो भी चीजें आई थी, वो वहां से आई थी। ठीक है, ये बातें होगी। उसके बाद लेटर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 expanded the scope of grant of OCI for PIO of all countries except Pakistan and Bangladesh as long as their home countries allow dual citizenship under their local law। देखिए, उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में क्या हुआ, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अमेंड किया गया, उसमें 2005 में क्या हुआ, 2005 में ये बोला गया, इसमें क्या किया गया, जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया थे और जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, इन दोनों के लिए क्या कर दिया गया, सभी इन दोनों के लिए क्या कर दिया गया, जो उनके होम कंट्री है उनमें से डुअल सिटीजनशिप को अलाउ कर दिया गया। उसमें लोकल लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, डुअल सिटीजनशिप का अलाउ कर दिया गया। मतलब ये कहने की बात थी डुअल सिटीजनशिप, लेकिन एक्चुअली में डुअल सिटीजनशिप की कोई बात नहीं है। ये बस मानने की बात है कि हाँ चलो डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन ये चीजें डुअल सिटीजनशिप के अगेंस्ट में काम कर रही थी, तो ये डुअल सिटीजनशिप नहीं मानता। ठीक है, और किसके किसके लिए, बस वो 16 देशों के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए चीजें नहीं थी। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है उसमें जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन थे उसको ओसीआई के लिए, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया गया, कुछ चीजों को एक्सपेंड कर दिया गया, कुछ उसको ओसीआई को एक्सपेंड कर दिया गया, उसके रूल में 2005 में क्या कर दिया गया, उसको एक्सपेंड कर दिया गया, ताकि क्या हो सके, आराम से लोग क्या कर सके, ओसीआई को एक्वायर कर सके। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट ओसीआई इज नॉट एक्चुअली ए डुअल सिटीजनशिप। यहाँ पर एक बात को हमेशा मानना पड़ेगा या नोट करना पड़ेगा कि जो ओसीआई है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, वो क्या है, वो डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनलिटी, आर्टिकल 9। क्यों क्यों नहीं डुअल सिटीजनशिप, क्योंकि आर्टिकल 9 में क्या कर दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि हमें डुअल सिटीजनशिप नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें बस एक सिंगल सिटीजनशिप चाहिए। इसलिए क्या बोल दिया गया है कि जो भी हम मान तो रहे हैं कि हाँ चलो डुअल सिटीजनशिप है, लेकिन वो एक्चुअली में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, ये बातें यहाँ क्लियर हो गई। उसके बाद अगेन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज मॉडिफाइड द प्रोविजंस pertaining to the OCI in the Principals Act। अगेन 2015 में क्या हुआ, ये जो CAA है, हम CAA कहने का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसको 2015 में क्या कर दिया गया, मॉडिफाई किया गया, और उसमें क्या कर दिया गया, एक प्रोविजन लाया गया टू द OCI इन द प्रिंसिपल्स एक्ट। प्रिंसिपल्स एक्ट के OCI में क्या कर दिया गया, OCI के प्रिंसिपल्स एक्ट में जो थे, उसमें एक प्रोविजन को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। अब उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है इट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू स्कीम कॉल्ड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। उसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया, पहले ओसीआई था, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप, उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। और इसमें क्या कर दिया गया, ये एक अलग स्कीम बना दिया। 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें से ओसीआई के लिए एक अलग स्कीम बना दिया। क्या बना दिया गया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। और उसमें क्या कर दिया गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और पर्सन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की स्कीम के जो दोनों लोग थे, दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, उसको कार्ड होल्डर बना दिया गया। मीन्स पीओए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की इंडिया कार्ड की जो स्कीम थे, इन दोनों स्कीम को क्या कर दिया गया, एक साथ मर्ज कर दिया गया, और क्या बना दिया गया, और बना दिया गया आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये बना दिया गया, 2015 की बात है ये। उसके बाद द पर्सन ऑफ ओरिजिन कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अगस्त 19, 2002 and thereafter the OCI card scheme was introduced in December 2005। मीन्स POI, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड कब कब निकाला गया था, कब स्कीम निकाला गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, 9 अगस्त 2002, 19 अगस्त 2002 में इसको क्या कर दिया गया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था। किसको, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड को। ठीक है, उसके बाद 2 दिसंबर 2005 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, OCI कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था। 2 दिसंबर 2005 को क्या किया था, OCI कार्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। बोथ द स्कीम्स वर रनिंग इन पैरेलल इवन दो द OCI कार्ड स्कीम्स हैड बिकम मोर पॉपुलर। मींस दोनों चीजें थी, POI और OCI,
दोनों एक पैरेलल चल रही थी, लेकिन ओसीआई की तरफ झुकाव ज्यादा था। क्यों झुकाव ज्यादा था? क्योंकि ओसीआई में ज्यादा बेनिफिट थी, मीन्स ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बनने में क्या थी, ज्यादा बेनिफिट थी, इसलिए झुकाव किस तरफ था, इसलिए झुकाव ओसीआई की तरफ था। दिस वॉज कॉजिंग अननेसेसरी कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ अप्लीकेंट्स। ये क्या कर रहा था, ये दोनों में, एक तो ओसीआई था, एक पीओआई था, दोनों क्या था, दोनों क्या कर रहा था, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था अप्लीकेंट के माइंड में। ठीक है, उसके बाद कीपिंग इन व्यू सम प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय एप्लीकेंट एंड टू प्रोवाइड इनहांस्ड फैसिलिटी टू देम। ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए इनहांस फैसिलिटी दिया गया अप्लीकेंट को। क्या? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड to formulate one single scheme after merging the POI and OCI scheme। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा कि दोनों स्कीम को, पीओआई और ओसीआई को, दोनों को क्या कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया एक साथ, ताकि क्या हो, ताकि जो भी कंफ्यूजन चल रही है पीओआई और ओसीआई को लेकर के, उसको क्या, पीआईओ, सॉरी पीओआई नहीं, पीआईओ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको लेकर के जो भी कंफ्यूजन चल रही है वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, कंटेनिंग पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ, ताकि क्या हो सके, दोनों दोनों का जो एट्रीब्यूट्स है, जो चीजें सोच करके निकाली गई थी, वो चीजों मेनली पता होनी चाहिए। ठीक है, वो चीजें मेनली पता होनी चाहिए था, इसलिए क्या है, इसलिए इन दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया, एक नया कार्ड होल्डर स्कीम निकाल दिया। ठीक है, हेंस द अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 वाज इनेक्टेड। इन चीजों को अचीव करने के लिए क्या किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 को इनेक्ट किया गया। उसमें क्या था, द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम वाज rescinded January 9, 2015, and it was also notified that all existing persons of Indian origin card holders shall be deemed to be OCI card holders with respect to January 9, 2015। मीन्स 9 जनवरी 2015 से लेकर के जो भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और जो भी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, सब जो भी पीओआई, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन थे पहले, वो क्या हो जाएंगे, वो 9 जनवरी 2015 से क्या हो जाएंगे, वो 9 जनवरी 2015 से ओसीआई कार्ड होल्डर हो जाएंगे, मीन्स ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हो जाएंगे। ठीक है, The Citizenship Amendment Act 2015 replaced the nomenclature of overseas citizenship of India with that of overseas citizens of India card holder and made the following provision in the Principals Act। मीन्स जो CAA 2015 हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो हुआ, उनमें क्या बोला गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। नोमेनक्लेचर कर दिया गया, मीन्स उसके नाम को चेंज कर दिया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया था पहले, उसके नाम को क्या चेंज कर दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, इस नाम से चेंज कर दिया गया। और उसके बाद क्या किया, उन सिटीजन को क्या किया, एक फ्लोइंग प्रोविजंस दिया गया प्रिंसिपल्स एक्ट में। क्या क्या प्रोविजंस है, अब रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 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 कार्ड होल्डर। हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ओसीआई को रजिस्टर कैसे करेगी, ओसीआई को रजिस्टर करेगी एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, वो व्यक्ति जो कि माइनर ना हो, 18 साल से एबव हो, और क्या हो, वो फुल कैपेसिटी में हो, मीन्स उसके उसके दिमाग में कुछ चीजें ना चल रही हो, वो दिमाग से स्टेबल हो, स्टेबिलिटी हो, मीन्स वो फुल कैपेसिटी में है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, who is a citizen of another country but was the citizens of India at the time of or at any time after the commencement of constitutions, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ओसीआई। मीन्स कहने का मतलब वो सिटीजन्स जो दूसरे देश में अभी रह रहे हैं, जो अनदर कंट्री में अभी रह रहे हैं, लेकिन पहले कभी भी संविधान लागू होने के बाद वो कभी भी इंडिया में रहे थे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपका ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, ये हो जाएंगे। दूसरी बात है क्या बोलेगी, हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो दूसरे देश में रह रहे हैं, हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, जो अभी भी अनदर कंट्री के सिटीजन हैं, लेकिन जिस टाइम में हमारा संविधान लागू हो रहा था, उस टाइम पे क्या थे, वो इंडिया के सिटीजन बनने के एलिजिबल थे, वो इंडिया के सिटीजन बनने के एलिजिबल थे, तो वो भी क्या होंगे, ओसीआई कार्ड होल्डर के रजिस्ट्रेशन करने के लायक हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरी बातें क्या कहेगी, तीसरी बातें कहेगी हु इज ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। तीसरी बात ये कहेगी कि वो इंडिया के, वो अभी अनदर कंट्री के सिटीजन हैं, ठीक है, लेकिन
उसके टेरिटरी को क्या कर दिया गया था, 15 अगस्त 1947 के बाद वो उस टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। मीन्स कहने का मतलब बहुत सारे ऐसी टेरिटरी थे जो कि इंडिया से बाहर थे और उसको एक्वायर किया गया है। तो वो जो 15 अगस्त 1947 के बाद जो लोग हैं जो उस टेरिटरी में रह रहे थे और अभी वो कहीं और रह रहे हैं, कोई दूसरे देश में रह रहे हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर को अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। हु इज ए चाइल्ड और ए ग्रैंड चाइल्ड और ए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए सिटीजन, वो जिसके चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ये सब अगर हैं जिसके सीधी सीधी कहने की बात यही है, जो अभी बाहर देश में रह रहे हैं और उसके उसके बच्चे, उसके दादा, उसके परदादा, नाना, परनाना, ये जो मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रैंड चाइल्ड, मीन्स ये सब अगर हैं इंडियन ओरिजिन के, तो वो क्या हो सकते हैं, वो ओसीआई कार्ड होल्डर के एप्लीकेबल हो सकते हैं। ये बात होगी हमारी क्लॉज 1 की। अब क्लॉज 2 में क्या बात करते हैं, क्लॉज ए की बात होगी। क्लॉज बी का क्या बात है, ए पर्सन हु इज ए माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मेंशन्ड इन द अबव क्लॉज, वो भी हो सकते हैं जो कि माइनर चाइल्ड है। जो भी एबव क्लॉज में हमने ये जो भी एबव क्लॉज को पढ़ा, इसमें से अगर कोई भी बच्चे माइनर है, वो भी क्या हो सकते हैं, ओसीआई के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है। ए पर्सन हु इज ए माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक ऐसे व्यक्ति जो अभी बाहर रह रहे हैं लेकिन उसके माइनर चाइल्ड और उसके वो पेरेंट्स जो कि इंडिया के सिटीजन हैं, चाहे वो माता हो या पिता हो, कोई एक पेरेंट्स, और वन ऑफ द पेरेंट्स इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई एक पेरेंट्स, चाहे माता हो या पिता हो, वो क्या है, इंडियन सिटीजन है, तो वो क्या हो सकता है, ओसीआई कार्ड होल्डर के रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल हैं। ठीक है। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडियन और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑन एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एंड हुज मैरिज हैज बीन रजिस्टर्ड एंड सब्सिट्यूटेड for the continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the applications। कहने का मतलब है कोई भी लोग जो कि क्या है, फॉरेन ओरिजिन के हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में आकर के शादी किया, इंडियन ओरिजिन के लोगों से शादी किया, या फिर इंडियन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लोगों से शादी किया, तो वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके यहाँ के ओसीआई कार्ड होल्डर के, अपने ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, ओसीआई कार्ड होल्डर के रजिस्ट्रेशन के एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन एंड हुज मैरिज हैज बीन रजिस्टर्ड एंड सब्स्टिट्यूटेड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 इयर्स, मींस कम से कम 2 साल तक उसकी शादी चलनी चाहिए। ठीक है। कम से कम 2 साल तक शादी चलेगी, तभी वो क्या होंगे, ओसीआई कार्ड होल्डर के एलिजिबल होंगे। ठीक है। उसके बाद बट ए पर्सन हु और either of whose parents or grandparents or great grandparents or had been citizens of Pakistan, Bangladesh or such other country as the central government may specify shall not be eligible for registration as an overseas citizens of India card holder। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि वो पर्सन जो कि या तो पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स या तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन हैं, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी चीजें वो एलिजिबल रजिस्ट्रेशन ओसीआई के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो चलो जो है तो है ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में भी जिसको अगर स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ इस देश के लोग ओसीआई के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो वो नहीं होंगे। ठीक है। ये बात होगी आपकी ये बात होगी आपकी किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब है कि हमें क्या क्या ओवरसीज ओसीआई कार्ड होल्डर को क्या क्या राइट्स मिलता है, क्या क्या अधिकार मिलता है। एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शेल बी इंटाइटल टू सच राइट्स, बस कुछ राइट्स उनको मिलते हैं, जैसे हमने टेबल 7.1 में दे रहे कुछ राइट्स क्या मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रहा है उसके थ्रू क्या करता है, कुछ राइट्स तो मिलते हैं। उसके बाद कुछ राइट्स क्या होते हैं, कुछ राइट्स क्या होता है, नहीं मिलते हैं, कुछ राइट्स नहीं मिलते हैं। क्या क्या राइट्स नहीं मिलेंगे, he or she shall not be entitled to the rights of equality of opportunity in matters of public employment। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे क्या होंगे, उसको राइट टू इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा, ही और सी शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जज अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए भी जो अपॉइंटमेंट होता है जज की, उनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ही और सी शेल नॉट बी इंटाइटल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए वोटर, वोटर के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। जो ओसीआई कार्ड होल्डर है, ओवरसीज इंडियन सिटीजनशिप कार्ड होल्डर है,
वो वोटर के लिए भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। He or she shall not be eligible for being a member of House of the People or the Council of State। मीन्स हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट के लिए भी एलिजिबल नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो भी एलिजिबल या एमपी या एमएलए के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। He or she shall not be eligible for appointment to public service and post in connection with affairs of the union or of any state except the appointment in such services and post at the central government में स्पेसिफाई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रहा है हमें ओसीआई लोग चाहिए, ओसीआई कार्ड होल्डर चाहिए, तो वो कर सकते हैं, वरना पब्लिक सर्विस में भी जो क्या है वो हम नहीं कर सकते, पब्लिक सर्विस में भी हम उसको एलिजिबल नहीं कर सकते। ये बात होगी हमारी क्या क्या राइट्स मिलता है। अब है कि अगर कोई मान लीजिए इनको इस ओसीआई को कैंसिल करना चाहता है, हमें नहीं चाहिए भाई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, हमें नहीं चाहिए कार्ड होल्डर, हमें ये कार्ड नहीं चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, any overseas citizens of India card holder can make a declaration renouncing his or her overseas citizens of India card holder status। मीन्स वो क्या कर सकते हैं, वो गिव अप कर सकते हैं अपना कार्ड होल्डर स्टेटस को। ठीक है, सीधी सीधी बात वही है, वो अपना कार्ड होल्डर को क्या कर सकते हैं, स्टेटस को गिव अप कर सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आफ्टर दैट डिक्लेरेशन इज रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सच पर्सन सीजेस टू बी द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। और ये जो है ये क्या करेगा, ये डिक्लेरेशन के बाद क्या करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करेगा और फिर वहां से क्या हो जाएगा, उनका कार्ड होल्डर वो कार्ड जो चीजें थी वो क्या हो जाएंगी, सीज हो जाएंगी। उसके बाद दूसरा क्या कारण है, where a person ceases to be an overseas citizen of India card holder, the spouse of foreign origin of that person and every minor child of that person also ceases to be the overseas citizens of India card holder। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि स्पाउस मैंने हम जो लोग उन तरीके से क्या बने थे, उन तरह के सिटीजन ऑफ इंडिया बने थे, वो भी कैंसिल हो जाएंगे, उनका भी कार्ड होल्डर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैरिज के थ्रू आए थे, जो फॉरेन में रहकर के क्या कर रखे थे, मैरिज के थ्रू आए थे कि हाँ चलो मैरिज, हमने मैरिज कर लिया, ओसीआई ने मैरिज कर लिया और उससे क्या हो गया, उससे वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बन गए। अगर ये कैंसिलेशन में क्या होगा तो उसके बच्चे भी क्या होंगे, उसके बच्चे की भी ओसीआई कार्ड क्या हो जाएगा, सीज किया जाएगा और उसके मैरिज के भी वो सीज किए जाएंगे, कार्ड को सीज किए जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो कि जहां पर कि ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। क्या ऐसी चीजें हैं जहां पर कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का क्या तरीका है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर इफ इट इज सेटिस्फाई दैट। अगर ये सेटिस्फाई करता है, क्या सेटिस्फाई करेगा, the registrations of as an overseas citizens of India card holder was obtained by means of fraud, false representation or concealment of any material fact। मीन्स या तो फ्रॉड के थ्रू पाया गया है या तो कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पाया गया, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज शोन दिस अफेक्शन टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर जो वो सिटीजन है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, अगर वो क्या कर रहा है, डिसअफेक्शन शो कर रहा है किसके तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तरफ, उसका भी कार्ड को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है ड्यूरिंग एनी वार इन विच इंडिया में बी इंगेज्ड अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद दैट एनिमी। अगर हमारा देश क्या है, अगर इंडिया उन देशों के साथ वार पे है, ठीक है, और अगर कोई अनलॉफुली मीन्स इलीगल तरीके से वहां से ट्रेड कर रहा है या वहां से कोई कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसके ओसीआई को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद चौथा कारण क्या है कैंसिल करने का, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स ऑफ नॉट लेस देन 2 years। मीन्स कहने का मतलब है कि हमने ओसीआई को, चलो ठीक है ओसीआई दे दिया, पांच साल के अंदर उसमें से वो 2 साल तक क्या है, 2 साल तक वो जेल में ही है, कोई किसी चीज की सजा हो गई है, तो उसके भी ओसीआई को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद द ओसीआई कार्ड होल्डर हैज वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर ओसीआई कार्ड होल्डर ने अगर वायलेट किया क्या, प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अगर कोई भी लॉ को प्रोहिबिट किया और द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है, उस किसी भी लॉ को अगर क्या क्या वायलेट किया, उसको क्या कर दिया जाएगा, जो कि उसको क्या कर दिया जाएगा, उसका सिटीजनशिप एक्ट को, उसके ओसीआई को कैंसिल कर दिया जाएगा।
It is necessary so to do in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of India, friendly relation of India with any foreign country or the interest of the general public. मीन्स उस उन लोगों के भी जो ओसीआई को कैंसिल कर दिया जाएगा जो कि क्या है इंटरेस्ट, जो कि क्या कर रहा है इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में बाधा डाल रहा है, सोवर्निटी में बाधा डाल रहा है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में बाधा डाल रहा है, उनके भी चीजों को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। द मैरिज ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, मैरिज अगर किया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ने अगर मैरिज किया है उसको क्या कर दिया जाएगा, हैज बीन डिजॉल्व्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ और अदरवाइज, उनको क्या कर दिया जाएगा, जो मैरिज के थ्रू ओसीआई पाया है और अगर उसका मैरिज टूट गया तो क्या हो जाएगा, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको क्या कर दिया, उनको डिजॉल्व कर दिया जाएगा। डिजॉल्व कर मतलब कहने का मतलब है कि हमने अगर ओसीआई के लिए किसी से शादी किया और वो टूट गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका ओसीआई भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हैज नॉट बीन डिजॉल्व बट ही और सी बी सोलमराइज मैरिज विद एनी अदर पर्सन, या डिजॉल्व नहीं हुआ वो मैरिज लेकिन क्या है वो किसी अदर पर्सन के साथ रह रहा है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, ओसीआई कार्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, however before the cancellation of his or her registration as an overseas citizen of India card holder, he or she will be given a reasonable opportunity to being heard, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि उनको सुना जाए, उनका कार्ड क्यों नहीं कैंसिल किया जाए, इन बातों को सुनने के लिए क्या किया जाएगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। दिस प्रोविजन वाज आल्सो एडेड बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, और ये कब जोड़ा गया था, ये सीएए 2019 में जोड़ा गया था कि उनको क्या करना चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देना चाहिए उनको सुनने का। ठीक है, ये बात होगी यहाँ तक खत्म, सिटीजनशिप हमारा टॉपिक खत्म हो गया। एक टॉपिक रह गया इसमें, क्या क्या मील्स, क्या क्या कहने का मतलब क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट है जो ओसीआई है, ओसीआई के पास बेनिफिट क्या क्या है। ओसीआई के पास बेनिफिट है आपका मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा इंडिया के लिए कोई पर्पस के लिए। ठीक है, उसके बाद रिसर्च के लिए आप कर सकते हैं, अंडरटेक एनी मिशन और मॉनिटरिंग जर्नलिस्ट एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, आपको आपको स्पेशल परमिट मिल जाएगा वहाँ से, वो कहाँ से मिल जाएगा, FRRO से क्या मिल जाएगा, आपको स्पेशल अथॉरिटी मिल जाएगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिल जाएगा, स्पेशल परमिट मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कोई मिशनरी या मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जर्नलिस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, फॉर अंडरटेक इंटर्नशिप इन एनी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, इंटर्नशिप कर सकते हैं कोई भी फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन में, और फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद टू विजिट एनी प्लेस विच फॉल्स विद इन द प्रोटेक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कोई भी प्लेस को क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं जो कि क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, आप वहां पर भी क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, ये सारी बेनिफिट मिलनी है जो ओसीआई है। अपियरिंग फॉर ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट सच एज नीट में आप अपियर हो सकते हैं, उसके बाद जेई में अपियर हो सकते हैं, सच अदर टेस्ट मेक देम एलिजिबल फॉर एडमिशन ओनली अगेंस्ट एनी नॉन रेसिडेंट इंडियन सीट और एनी सुपर न्यूमरी सीट। वो वो होने के बाद मान लिया नीट क्लियर हो गया, जेई क्लियर हो गया, तो आप उसी के लिए एप्लीकेबल होंगे जो नॉन रेसिडेंट इंडियन सीट के लिए रिजर्व किया गया है। आप यहाँ पे जो रेसिडेंट इंडियन सीट है उसके लिए आप उस पर आप रजिस्ट्रेशन या उस पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद परचेज और सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, आप क्या कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसके अलावा, एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा, फार्म हाउस के अलावा और प्लांटेशन प्रॉपर्टी के अलावा, इन सब चीज के अलावा आप क्या कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज या सेल कर सकते हैं। परसुइंग द फॉलोइंग प्रोफेशन, डॉक्टर्स आप प्रोफेशन यहाँ परस्यू कर सकते हैं, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट, सीए, ये सब क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर के उसको परस्यू कर सकते हैं। OCA card holders have the same rights and privileges as the foreigners in respect of all economic, financial and education field, मतलब ये सारी चीजें प्रिविलेजेज आपको मिलती है जो कि फॉरेनर्स को मिला हुआ है इन रिस्पेक्ट टू ऑल अदर इकोनॉमिक फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड, जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड में सबको मिला हुआ है, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, द OCI कार्ड होल्डर आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचिंग फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी के लिए अपॉइंटमेंट आपको मिल सकते हैं, जैसे IIT में पढ़ाना है, NIT में, IIM में पढ़ाना है, तो इन सब जगहों पे, एम्स में, यूनिवर्सिटीज में, ये सब सेट अप अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पर आप फैकल्टी, टीचिंग फैकल्टी बन सकते हैं। ये सारी इतनी सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलेगी OCI को। ठीक है, ये लेक्चर हमारा सिटीजनशिप यहाँ तक
खत्म होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग ऑलवेज।